मैं समझता हूँ कि आपका समय समाप्त जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी आप अपने इनको कल पुर्जों को सही रखें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। तो बाबा साहब का जो अधिवक्ताओं के बारे में विचार, मैं उस विचार को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी विषय में बोलना चाहते हैं तो उस पर महापुरुषों के क्या विचार थे, या उस फील्ड में जो बहुत शानदार करेक्टर रहे, व्यक्तित्व रहे, उनके क्या विचार थे, हमें जानने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि अधिवक्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें हमेशा न्याय और समानता की रक्षा की आवाज उठानी चाहिए। न्याय और समानता, बाबा साहब का मानना था कि अधिवक्ताओं को न्याय और समानता के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें कमजोर और शोषित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। संवैधानिक नैतिकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें हमेशा संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। ज्ञान, मेरा आग्रह रहेगा कि इस बात पे आप बहुत गौर से सुने। बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में हमेशा नवीनतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। नवीनतम ज्ञान, अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पूरे अधिवक्ताओं को नई तरह से जो है किताबों को टटोलना पड़ा। आईपीसी खत्म हुई, वो बीएनएस आ गई, सीआरपीसी खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया और उसकी जगह पे भारतीय नाम के साथ चीजों में बदलाव किया गया। धाराओं की सूचियां बदल गई। जहां पहले 302 होती थी वो 302 में कुछ और आ गया। जहां ये 307 होती, 308 होती थी, उसमें 108 आ गया। और कभी कभी जो हमारे पास भी कोई आ जाता है और वो कहता है साहब कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो हम उससे कहते हैं एफआईआर उठाओ। एफआईआर लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये ऑफेंस कौन सा है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या इसमें गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो अपने जो साथ पुलिस के साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई जरा नेट में चेक करना कि ये आईपीसी, ये बीएनएस कौन सी आईपीसी को करती है और पूर्व में कौन सी आईपीसी थी। तो इस तरह से ये जो नवीनतम ज्ञान की बात है, मैं वकील साथियों से कहूंगा, वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो इस आधार पर है कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उसका पैमाना जाति धर्म के आधार पर नहीं है भाइयों और बहनों। उसका पैमाना अगर है तो वो आपके ज्ञान के आधार पर है, आपके अनुभव के आधार पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं वकील होने के नाते कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर लॉ करें या आपके बच्चे आने वाली पीढ़ी आपके भाई करें तो उनको बता दो कि लॉ भी करें कॉलेज में और आके कोर्ट में प्रैक्टिस भी करें, तभी जाके चीज आगे बढ़ेगी। वरना जितना पढ़ के आएंगे और फिर जब कोर्ट में आएंगे तो आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि जहां जो पढ़ाया जाता था और जो यहाँ प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जीरो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जितने अधिवक्ता साथी मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे कहता हूँ कि पढ़ाई करो, साथ साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करो और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस बात को भी जानो। एक गुरु भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर है। जो आप पढ़ते हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकली एक गुरु का होना जरूरी है। इसलिए अच्छे वकील, जो सीनियर वकील है, उनके नेतृत्व में सीखने का काम करें। जैसे हम 2 पहियों गाड़ी, 4 पहियों गाड़ी घर पे चलाना सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें जो है कभी आवश्यकता पड़ने पे ब्रेक की जगह, उसकी जगह ब्रेक की जगह रेस पे पैर रखा जाता है। इसलिए अच्छा ये है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको एक गुरु आपके पास होना चाहिए। और जितने वकील साथी यहाँ पहुंचे मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, इस अपील के साथ कि
कि वो अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाएं, क्योंकि जब आप कोर्ट में कभी भी अपनी बात को रखें तो आपकी डिबेट जो सुनी जाए तो वो सुनकर जो है लोग गौरवान्वित होने चाहिए, तभी आपकी वकालत का फायदा है। वरना जिस तरह का सिस्टम अभी है, मैंने अगर भाई यही वकील जो है यही जज बनते हैं, अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, इन्हीं वकीलों में से जज बनते हैं, पहले न्याय के लिए लड़ते हैं फिर ये न्याय करते हैं। इसका आधार क्या है? उसका आधार यही है कि अगर जो प्रभावशाली होता है, शक्तिशाली होता है, हालांकि कॉलोजियम में तो कई आधार हैं, लेकिन फिर भी जो मेरिट को चैलेंज करता है, जैसे अभी कैन साहब हमारे जो हैं, जो मध्य प्रदेश जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और वो अलग बात है कि वो बाकी वाली सिचुएशन क्या बनी, लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एलिजिबल थे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाई, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। नीचे से, क्योंकि एचजीएस यूपी में तो हो नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो रहा है, तो नीचे से आदमी आता है पीसीजे के थ्रू, और उसको हाईकोर्ट जाने में इतना समय लगता है। इसलिए मैंने न्यायमूर्ति जी से कहा कि भाई आपका संघर्ष बहुत सारे वकीलों को प्रेरणा देगा कि इनको किस तरह काम करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपको ये भी बता दूं कि वकालत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है रोजगार का, इस काले कोट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है, और इस काले कोट में न्याय पीड़ित और न्याय के बीच में अगर कोई न्यायमूर्तियों से, जजों से अपने ज्ञान के आधार पर, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसको भी बरी करा सकता है, तो ये उसका अनुभव, उसका संघर्ष ही है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत शानदार काम है। बस इसको ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना है। कई सारी मांगे मेरे सामने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आप सबके सहयोग से इन मांगों को उठाने का काम करूंगा। जैसे कि आपको याद भी होगा, चाहे हापुड़ में अधिवक्ताओं में अत्याचार हुआ हो, या फिर गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई हो, वो दोनों घटनाएं जब अधिवक्ताओं के ऊपर पड़ी हुई हापुड़ की उसकी लाठियां मैं देख रहा था, गाजियाबाद वाली, तो ऐसा लग रहा था कि ये लाठियां हमारे अधिवक्ता भाइयों में नहीं, ये हमारे ऊपर ही पड़ रही है। क्योंकि जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है। और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ रहे हैं। दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं। अगर ये धरना कर लें, स्ट्राइक कर लें, तो न्याय का पूरा, न्याय व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन ऑनरेबल जजों को भी ये मांग करनी पड़ती है कि इस मामले को शूट आउट कर लो। तो बहुत बड़ी शक्ति है, और हमने ये भी तय किया है कि इस शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाना है। तो लीगल सेल के जो हमारे साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन साथियों को भविष्य में बार काउंसिल के चुनाव भी लड़ने चाहिए और अपनी शक्ति भी बनानी चाहिए। और मेरी तो मांग है कि अभी क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम से हम लोग उस तरह जज नहीं बना पा रहे हैं, तो बार काउंसिलिंग में भी अपनी ताकत मजबूत